एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों नमस्कार। ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। भाषा विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे थे। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज आपके ई व्याख्यान का विषय है वाक्य विज्ञान। इससे पूर्व हम पद विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पद किसे कहते हैं और पद के पश्चात अब बात आती है वाक्य की। वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदों के पारस्परिक संबंध का विचार किया जाता है। वाक्य पूर्णतः मानसिक या मनोवैज्ञानिक तत्व है। उसमें पदों का प्रयोग भाव या विचार के अनुसार होता है। पद ध्वनि और वाक्य के बीच की एक संयोजक कड़ी है, अर्थात जो पद है वो ध्वनि और वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि उसमें उच्चारण और सार्थकता दोनों का योग रहता है। किंतु न तो ध्वनि की तरह वह केवल उच्चारण है और न ही वह वाक्य की तरह पूर्णतः सार्थक है। पद विज्ञान में पदों की रचना का विचार होता है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के वाचक शब्द कैसे बनते हैं, ये पद विज्ञान के अंतर्गत आता है। किंतु उन पदों का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, ये वाक्य विज्ञान का विषय है। विद्यार्थियों, पद और वाक्य के आपेक्षिक महत्व के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं, जिन्हें प्रथम को कहा जाता है अभिहिता अन्वयवाद और दूसरा है अन्विता अभिधानवाद। ये दोनों सिद्धांत मीमांसकों के द्वारा विचारे गए हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ। अभिहिता अन्वयवाद प्रथम और दूसरा है अन्विता अभिधानवाद। एक का कहना है पदों को जोड़ने से वाक्य बनता है, अर्थात अभिहिता अन्वयवाद कहता है कि पदों को जोड़ने से वाक्य बनता है, जबकि अन्विता अभिधानवाद का कहना है वाक्यों को तोड़ने से पद बनते हैं। इस तरह अभिहिता अन्वयवाद को पदवाद और अन्विता अभिधानवाद को वाक्यवाद भी कह सकते हैं। अन्विता अभिधानवाद के अनुसार पद की पृथक सत्ता ही नहीं होती है। आधुनिक भाषा विज्ञान भी इसी मत का समर्थक है, अर्थात वाक्यों को तोड़ने से ही पद बनते हैं, क्योंकि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य ही है। आचार्यों, संस्कृत में भर्तृ ने भी इसी मत का समर्थन किया है। उन्होंने वाक्यपदीय में कहा है, पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेश्वया न च वाक्यात् पदनामत अत्यंतम प्रविवेको जय कृष्णन। अर्थात जिस प्रकार वर्णों के अन्वय नहीं होते, उसी प्रकार पदों में वर्ण या वाक्यों के पद नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य की ही वास्तविक सत्ता होती है, पद या वर्ण की काल्पनिक। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धांत मान्य भी ठहरता है। भाषा की परिभाषा के प्रसंग में हमने देखा कि भाषा का उपयोग होता है भाव या विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति, और विद्यार्थियों, पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से ही हो सकती है, सार्थक वाक्य से ही हो सकती है, पद से नहीं हो सकती। वस्तुतः विचार तो एक प्रकार के अखंड प्रवाह है जो कभी अवरुद्ध या बाधित नहीं होता है। उस प्रवाह में वाक्य से नीचे उतरने पर अर्थ का स्वरूप खंडित हो जाता है, अर्थात वाक्य के बिना भाषा में उस विचार के अखंड प्रवाह की अभिव्यक्ति असंभव है। आधुनिक भाषा विज्ञान ऐसा मानता है। तो अभिहिता अन्वयवाद के अनुसार पदों के योग से वाक्य की निष्पत्ति होती है, किंतु उसके लिए तीन चीजें, पदों के योग से ही वाक्य की निष्पत्ति होती है, उसके लिए तीन चीजों की अपेक्षा होती है। प्रथम है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरी है आसक्ति। अर्थात कैसे वाक्य के योग से अर्थ निकलता है, उसमें तीन कारक हैं, आकांक्षा, योग्यता और निष्पत्ति। अब हम देखते हैं कि आकांक्षा क्या है। विद्यार्थियों, आकांक्षा कहते हैं अर्थ की पूर्णता को। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आकांक्षा का अर्थ है अर्थ की पूर्णता। जैसे लड़का शब्द सुनने पर स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है कि वाक्य उसके विषय में क्या कहना चाहता है। केवल लड़का शब्द सुनने से श्रोता को संतोष नहीं होता है, वह जानने को उत्सुक रहता है कि लड़के के संबंध में क्या कहना अभिष्ट है। इसीलिए आकांक्षा एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जिसका महत्व श्रोता की दृष्टि से है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आकांक्षा का संबंध श्रोता की ग्रहणशीलता या उत्कंठा से है।
बात यह है कि पदों का अनन्य आश्रित्व होता है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक पद अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात पदों में परस्पर अन्वय होता है, परस्पर आश्रित होते हैं, इसीलिए वे दूसरे पदों की सहायता लेता है। एक पद पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए दूसरे पदों पर आश्रित रहता है। तभी सार्थकता या अर्थ की सार्थक अर्थ की निष्पत्ति होती है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 3 पद हैं जो परस्पर एक दूसरे के अर्थ में पूरक हैं। तीनों मिलकर ही एक समुदित और पूर्ण अर्थ की प्रतीति करवाते हैं। इसमें से किसी एक को हटा देने पर अर्थ अपूर्ण रह जाएगा। पुस्तक को हटा दीजिए, लड़का हटा दो या क्रिया हटा दीजिए, तो वह आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हो पाती है। आकांक्षा अर्थात श्रवणेच्छा की निवृत्ति वाक्य से ही संभव है, पद से नहीं है, क्योंकि वाक्य का प्रयोजन है अर्थ का संप्रेषण। जब तक अर्थ का संप्रेषण पूर्ण तक भाषा का जब तक अर्थ का संप्रेषण पूर्ण नहीं है, तब तक भाषा का प्रयोग निरर्थक है। उसने कह दिया, वक्ता ने कह दिया। वक्ता तो कोई पद बोल करके संतुष्ट हो जाता है, पर उस अर्थ जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक कि श्रोता उसको सम्यक तरीके से ग्रहण नहीं कर ले, क्योंकि अर्थ पूर्ण हुआ या नहीं हुआ इसका निर्णायक श्रोता होता है, वक्ता नहीं है। और उसी के बोध या प्रतीति के अनुसार भाषा के प्रयोग की सार्थकता मानी जाएगी। अब दूसरा है भाषा कि पदों के योग से वाक्य की निष्पत्ति होती है। इसमें प्रथम हमने आकांक्षा का अध्ययन किया। आकांक्षा का अर्थ है कि अर्थ की पूर्णता। अब दूसरा है योग्यता। योग्यता का अर्थ है विद्यार्थियों पदों में परस्पर अन्वय में बाधा का अभाव, अर्थात पदों का अन्वय है वो बिना बाधा के संपन्न हो। पदों में अन्वय में बाधा 2 प्रकार से पड़ सकती है, अर्थ या प्रतीति की दृष्टि से और दूसरा पदों के अन्वय की दृष्टि से। अर्थ की प्रतीति का संबंध होता है मन से और पदों के अन्वय का होता है व्याकरण की दृष्टि से। किताब से पानी भरता है या पहाड़ उड़ता है, इन वाक्यों में प्रतीति मूलक बाधा है, अर्थात इसमें अर्थ की कोई निष्कृति नहीं होती है, निष्पत्ति नहीं होती है। इन वाक्यों में प्रतीति मूलक बाधा है। कारण यह है कि न तो किताब से पानी भरा जाना संभव है और न पहाड़ का उड़ना। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इन दोनों वाक्यों में कोई संगति नहीं है। पदों का अन्वय व्याकरण ढंग से हुआ है, दोनों का वाक्य व्याकरण से शुद्ध और संगत है, किंतु प्रतीति या अर्थ के संबंध में बाधा स्पष्ट है। इसलिए विद्यार्थियों पदों का प्रयोग करते समय इसका ध्यान रखना होता है कि वे पृथक पृथक ही सार्थक ना हो, बल्कि मिलने पर भी सार्थक रहें। ऊपर के दोनों वाक्यों में प्रयुक्त पद पृथक पृथक तो सार्थक हैं, किंतु मिलने पर निरर्थक हो जाते हैं और उनमें कोई संगत अर्थ नहीं मिलता है। अन्वय की दृष्टि से बाधा वहां भी होती है जहां व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार पदों का विन्यास नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप व्याकरण संबंधी योग्यता का अभाव देखिए। लड़का खेलती थी, इसमें है लिंग विषयक अयोग्यता। लड़के खेलता था, वचन विषयक अयोग्यता। हम जाता है में पुरुष विषयक अयोग्यता। राम ने पढ़ता है विभक्ति विषयक अयोग्यता। इन वाक्यों में सार्थकता का अभाव नहीं है। वाक्य सार्थक है, क्रिया भी है, कर्ता भी है, किंतु हिंदी व्याकरण के अनुसार पदों में अन्वय के जो नियम हैं उनका इसमें पालन नहीं हो सका है। पदों की अन्विति में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि का ध्यान अपेक्षित होता है। उन्हीं का पदों में परस्पर अन्वय या संबंध संभव है जो समान कोटिक होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक भाषा की अन्वय पद्धति भी भिन्न होती है, जिसका निर्धारण उस भाषा विशेष के व्याकरण से होता है। पदान्वय की स्वीकृति की पद्धति के प्रतिकूल प्रयोग को ही अशुद्धि कहते हैं। जो हम सामान्यतः कहते हैं कि अशुद्धि, भाषा की अशुद्धि या शब्दों की अशुद्धि, तो वो इसी श्रेणी में आती है। विद्यार्थियों, पद में किस प्रकार से अभिहितान्वयवाद के अनुसार जो तीसरा तत्व है कि पदों से वाक्यों का कैसे निष्पत्ति होती है, कैसे अर्थ निकलता है, उसमें तीसरा होता है आसक्ति। प्रथम 2 तत्व हैं आकांक्षा और दूसरा योग्यता, तो तीसरा तत्व है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है समीपता।
वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पदों को देश काल दोनों ही दृष्टियों से परस्पर आसन रहना चाहिए, अर्थात निकट रहना चाहिए, समीप रहना चाहिए। अगर वे दूर पड़ जाएं तो अर्थबोध में बाधा होती है। उदाहरणार्थ, आज कहें लड़का और कल कहें खेलता है तो क्या भला अर्थबोध होगा? अर्थात नहीं होगा। लड़का खेलता है, लड़का कहने के तुरंत बाद खेलता है का उच्चारण होना चाहिए। यह तो एक प्रकार की आसक्ति है। और दूसरे प्रकार की आसक्ति वह है जिसमें पद उच्चरित तो होते हैं किंतु एक दूसरे के दूर पड़ जाते हैं। जैसे लड़का सूर्य दौड़ता है, फूल पड़ता है, चमकता है, घोड़ा खिलता है। अथवा पढ़ा ने था कल मैं अखबार। इन दोनों वाक्यों में सभी पद सार्थक हैं, उसमें अन्वय की अयोग्यता भी है, आसक्ति, पर आसक्ति का क्रम बाधित है। यहाँ पर जो अर्थ के ग्रहण करने में बाधक तत्व है वो है आसक्ति का क्रम बाधित होना, इसलिए अर्थबद्ध नहीं हो पाता, और होता भी है तो अत्यंत कठिनाई से होता है। इसीलिए उपयुक्त जो प्रथम पद समूह है उसका सार्थक रूप होगा लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, सूर्य चमकता है, फूल खिलता है। दूसरे का है मैंने कल अखबार पढ़ा था। तो सार्थकता इन दोनों पद समूह में, पर पदों का विन्यास हिंदी की स्वीकृत पद्धति से नहीं है, इसलिए अर्थ की स्पष्टता बाधित है। निष्कर्षतः विद्यार्थियों, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य निर्माण के लिए आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति तीनों का ही होना आवश्यक है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से सबसे अधिक अपेक्षित योग्यता ही है। ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें एक पद का ही प्रयोग होता है, बाघ, सांप, भागो, बचाओ। इसमें आकांक्षा की निवृत्ति एक पद से ही हो जाती है। ऐसे अवसरों पर वक्ता या श्रोता अनेक पद वाले वाक्यों से के आग्रही नहीं होते हैं। यह ऐसा आपको स्वरूप है। संभव है व्याकरण सम्मत अनेक पदात्मक वाक्यों का प्रयोग करने में जानी चली जाए। बाघ, बाघ इतना सुनते व्यक्ति भाग जाएगा, अपनी रक्षा के उपाय अपनाएगा, सांप, भागो, बचाओ आदि। तो भाषा का वैसा प्रयोग निश्चय ही महंगा पड़ेगा कि पूर्ण सार्थक इकाई के लिए एक वाक्य ही बोला जाए। दूसरी बात यह कि एक पद सुनने पर भी आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है। आकांक्षा की निवृत्ति हो गई तो अर्थपूर्ण का भी बोध हो जाता है। इसीलिए उभयता आकांक्षा अनिवार्य तत्व नहीं है। आसक्ति की भी वही स्थिति है। आसक्ति की अपेक्षा पद्य में तो होती है, इसलिए पद्य का अर्थ करने से पहले पदों का अन्वय ही करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, तरु शिखा पर ती रास्ती कमलनी कुल वल्लभ की प्रिय प्रवास में कहा गया है। यहाँ पद क्रम उल्टा है, उसका स्वाभाविक रूप होगा अब तरु शिखा पर कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा रास्ती थी। इसी प्रकार अंग्रेजी में निम्नलिखित वाक्यों का पद क्रम भी स्वाभाविक नहीं है। उदाहरणार्थ, वर्ड्सवर्थ की कविता में है, स्ट्रेंज फिट सो पैशन आई हैव नो, अर्थात कविता में इनकी छूट होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से योग्यता ही एक ऐसा तत्व है जो वाक्य विन्यास में आवश्यक होता है। उसके न रहने पर वाक्य प्रतीति की दृष्टि से अर्थहीन हो जाता है और रचना की दृष्टि से अग्राह्य हो जाता है। विद्यार्थियों, वाक्य रचना और पदक्रम के संबंध में कुछ बातें या कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से सुनिए। प्रथम है, यदि भाषा का इतिहास दीर्घव्यापी है तो एक युग की वाक्य रचना दूसरे की वाक्य रचना से भिन्न हो सकती है। जैसे संस्कृत की वाक्य रचना या अपभ्रंश की रचना या आज हिंदी की रचनाओं में अंतर है। दूसरा होता है, पदक्रम के अध्ययन के लिए पद्य की अपेक्षा गद्य की भाषा अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि पदों का विन्यास भाषा की नैसर्गिक पद्धति पर होता है। इसी प्रकार अनुवाद की अपेक्षा मूल पाठ की भाषा पदक्रम की दृष्टि से अधिक उपयोगी होती है, कारण भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते समय उनके परस्पर प्रभावित होने की संभावना भी रहती है। शिक्षा का प्रभाव पदक्रम का निर्धारक हुआ करता है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित की भाषा किसी भाषा की पद रचना के अनुकूल होती है। शिक्षित व्यक्तियों की भाषा में कुछ न कुछ कृत्रिमता आ ही जाती है। पदक्रम के अनुशीलन के लिए लिखित की अपेक्षा उच्चरित भाषा अधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति की भाषा लिखने और बोलने की एक सी नहीं होती है। आप सभी जानते हैं, बोलते समय भाषा का सहज रूप सामने आता है, जबकि लिखते समय थोड़ी बहुत कृत्रिमता का समावेश हो ही जाता है। धन्यवाद। अब हम अगले भी व्याख्यानों में वाक्य में पद विन्यास की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।